नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिसोदिया हापुड़ जनपद से एक बार हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिन्होंने हाल ही में हापुड़ जनपद में कप्तानी का चार्ज संभाला है। नाम है नीरज कुमार जाधव। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर और आईपीएस पास करने तक आज सभी चर्चाओं पर, सभी बातों पर, विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आइए बातचीत करते हैं नीरज जाधव से। सर, सबसे पहले तो आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइएगा, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। मेरा मूल गाँव नौरिजपुर है जो कि जनपद जालौन में होता है। मेरी शिक्षा कानपुर से हुई है। मेरे दादाजी वहाँ पे मजदूर थे, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन की टेक्सटाइल मिलती उसमें काम करते थे। मैं 12 तक कानपुर में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने IIT BHU से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। पढ़ाई तो सर, बीटेक एक लाइन अलग हो जाती है टेक्निकल एजुकेशन की। कब ख्याल आया दिमाग में कि आईपीएस की तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है? उसके बाद मतलब क्या रीज़न रहे, बताइएगा उसके बारे में। मैंने बीटेक कंप्लीट करने के पश्चात मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था और मैंने अमेरिकन कंपनी में जॉब शुरू की थी नोएडा में। उसके बाद मैं ब्रिटिश कंपनी में चला गया, ब्रिटिश टेलीकॉम, और लगभग मैंने 8 साल जॉब की। फिर घर में एक घटना हो गई थी, उसके कारण मुझे अपना करियर का मोड चेंज करना पड़ा और फिर मैंने आईपीएस की तैयारी की और 2015 बैच में मुझे आईपीएस में। क्या क्या परेशानियाँ आई ये आप एजुकेशन को और टेक्निकल एजुकेशन से और सिविल सर्विसेज तक आने तक? वैसे परेशानी तो नहीं है क्योंकि सिलेबस डिफाइंड है, बस मेहनत और समय की मेहनत दरकार रहती है। क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो जॉब करते हैं उनको समय का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो जॉब भी बड़ी व्यस्ततम जॉब रहती है, तो समय निकालना, टाइम मैनेजमेंट बड़ा टफ था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट हो गया। सिलेबस मैंने पढ़ाई की और मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि उसका समय मुझे मिला नहीं, तो जॉब करते समय पढ़ाई की और फिर भगवान की दया से सिलेक्शन हुआ। तो सर, आईपीएस ज्वाइन करने के बाद कुछ अच्छे अनुभव और कुछ बुरे अनुभव दोनों ही होते हैं लाइफ में, इसके बारे में थोड़ा सा चाहिए। आईपीएस ज्वाइन करने के पश्चात जो क्राइम होता है उससे बड़ा दुख होता है। कभी कभी आप एकदम इमोशनली अटैच हो जाते हो क्राइम से। कई क्राइम ऐसे हुए। मैं अंडर ट्रेनिंग में प्रयागराज में था, उस समय इलाहाबाद कहा जाता था। उसके पश्चात मैं अलीगढ़ में ASP और अभी मैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण था गाजियाबाद में केस में। तो उसमें कई घटनाएं ऐसी हुई, कई मर्डर, सनसनीखेज मर्डर ऐसे हुए जिनको देख के काफ़ी इमोशनली आदमी अटैच हो जाता था। मैं भी अटैच हुआ था, तो बड़ा दुख हुआ था। उसमें एक बच्चे की किडनैपिंग मर्डर हो गया था मोदी नगर में। बहुत छोटा बच्चा था, 10-11 साल का था। हम लोगों ने वर्कआउट किया, 3-4 हम लोग लगे रहे, पूरे रात सोए नहीं, लेकिन हम लोगों ने फिर उसको अच्छे से वर्कआउट किया। लेकिन वही घटना तो हो जाती है, जिसका लॉस होता है उसका लॉस परमानेंट लॉस हो जाता है। मुझे किसी भी क्रिमिनल को पकड़ लिया तो वो थोड़ा बुरा अनुभव रहता है। अच्छा अनुभव ये रहता है कि हम लोगों ने कई मर्डर हम लोगों ने प्रिवेंट किए, हत्या होने से हम लोगों ने रोका कि उन्हें टाइमली इन्फॉर्मेशन मिली। वो बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने किसी मर्डर को रोका, क्योंकि मर्डर से बड़ी कोई घटना किसी के साथ नहीं होती। परमानेंट लॉस होता है। चोरी हुई है तो आदमी कमा लेता है, लूट हुई है आदमी फिर भी कमा लेता है, लेकिन मर्डर इरेपरेबल लॉस हो जाता है फैमिली के। तो यही नहीं है, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं गाजियाबाद और अलीगढ़ में जिसमें हम लोगों ने टाइमली इंटरवेंशन करके मर्डर रोके। अच्छा, आईपीएस क्लियर करने के बाद व्यक्ति विशेष की अपनी वरीयता होती है कि किन किन बिंदुओं को आप वरीयता देते हैं आईपीएस में, कि किन किन बिंदुओं पर आप फर्स्ट प्रायोरिटी को लेकर चलते हैं, वो थोड़ा सा। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि है मेरी। बुंदेलखंड में गाँव पड़ता है, बहुत ही पिछड़ा हुआ गाँव हमारे। मतलब मैं यहाँ पश्चिम में आके देखता हूँ तो यहाँ तो गाँव शहर टाइप लगता है। हमारा गाँव तो एकदम पक्के मकान मुश्किल से 10-15% ही है। मेरा मकान भी मैंने ही बनाया, जब मेरी जॉब लगी उसके पहले बहुत ही कच्चा मकान था, छत टपकती थी, मिट्टी का मकान था। तो वहाँ पे ऐसा ही है। तो यहाँ के तो मैं देखता हूँ कि मकान बिल्कुल अच्छे हैं। तो वहाँ पे थाने में कोई भी आदमी प्रवेश करने से पहले बहुत डरता है। आम आदमी की बात छोड़िए, नेता लोग भी थोड़ा संकोच करते हैं और अधिकारी भी संकोच करते हैं। ऐसा थोड़ा डर का माहौल रहता है। डर का कहिए या फिर उतनी अवेयरनेस नहीं है, हेजिटेशन है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरी वरीयता हमेशा ये रही है कि कम से कम जो पुलिस जो हमारी हम सर्विस डिलीवर करते हैं उसमें जनता को कोई भी हिचकिचाहट ना हो, संकोच ना हो, कोई भय ना हो। फ्रीली वो किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाए, किसी से भी बात करें। तो जो पब्लिक पुलिस रिलेशन हम एकदम फ्रेंडली रहेगा, हमेशा वरीयता रही, यहाँ भी रहेगी।
और दूसरी वरीयता ये है कि जन सुनवाई, कोई भी अगर पब्लिक आ रही है तो हम जन सुनवाई करें, साथ ही साथ हम एक टाइम बाउंड डिलीवरी भी करें उनकी जो शिकायतें हैं उनको हम लोग लंबित न रखें अनावश्यक तरीके से। टाइमली हम या तो हम लोग उनका अगर समाधान कर सकते हैं तो समाधान कर दें, नहीं कर सकते उनको टाइमली बता दें कि हमारे यहाँ से समाधान नहीं होगा, आप किसी अन्य विभाग में जाए। क्योंकि पुलिस के पास अन्य विभागों की भी शिकायतें आती हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं, रेवेन्यू विभाग की आती हैं, कई बार तो मैंने देखा है कि पशुपालन विभाग की भी आ जाती हैं, वन विभाग की आ जाती है, किसी का सांप निकल गया तो पुलिस को फ़ोन कर देंगे कि मेरे यहाँ सांप निकल गया। तो लेकिन हमें जाना पड़ता है क्योंकि पुलिस का नंबर हमेशा लग जाता है, तो फिर जन सुनवाई में सेटिस्फाई करना हमारी प्राथमिकता रहेगी पब्लिक जी। हापुड़ जनपद में आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, यहाँ आने के बाद क्या आपने कुछ चेंजेस देखे हैं, क्या आपको अनुभव हुआ कि कुछ चीज़ें सही हैं और कुछ चीज़ें बेटर पाई हैं, कुछ को आप में सुधार करने की ज़रूरत है, तो किन बिंदुओं पर आप काम करना पसंद कर रहे हैं? मेरी हमेशा, क्योंकि ये मैंने 3-4 दिन में काफ़ी घूमा है, आपको पता है काफ़ी की, तो हापुड़ बेसिकली हाईवे का जो मुझे जनपद लगता है, हाईवे मेरठ को कनेक्ट करता है, बुलंदशहर को कनेक्ट करता है, गाजियाबाद को कनेक्ट करता है। तो नाइट पेट्रोलिंग मेरी और नाइट पुलिसिंग ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि रात में कोई हाईवे पे कोई बड़ी घटना ना हो। तो उसमें हम लोग कई स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। कल ही मैंने लॉ एंड ऑर्डर स्कीम लॉन्च की जो एसएसपी गाजियाबाद सर ने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ इम्प्लीमेंट कराई थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कल ही स्कीम लॉन्च की गई, कहीं कोई घटना होती है लॉ एंड ऑर्डर तुरंत हम लोग सेट से बोले और तुरंत हमारी फोर्स डाइवर्ट हो जाए, किसी के लिए ऑटोमेटिकली ड्रिल होगी जो सेट होगी, तुरंत फोर्स वहाँ डाइवर्ट हो जाएगी, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, केवल सेट पे एक सूचना देनी होगी। उसी तरह एक नई स्कीम लॉन्च की जाएगी 2-3 दिनों में, जो हमारे बॉर्डर है, क्योंकि हमारा हापुड़ कई जनपदों से बॉर्डर मिलता है, मेरठ से मिलता है, अमरोहा से मिलता है, बुलंदशहर से मिलता है, नोएडा से मिलता है, गाजियाबाद से मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर चेकिंग पॉइंट्स बनाएंगे, तो रात्रि में, विशेष तौर पर रात्रि में, क्योंकि जो सुनसान इलाके होते हैं वहाँ पे रोड होल्ड अप भी घटनाएं हो सकती हैं, तो बैरियर के लिए हम लोगों ने बोला है तो बॉर्डर हमारे सील हो जाए रात में, जो भी गाड़ी आए वो चेक होकर आए, तलाशी होकर आए, तो रात्रि पुलिसिंग की प्राथमिकता रहेगी। और फिर दिन में जो हमारे मार्केट खुली रहती है तो मार्केट की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे, अभी मैंने जब हापुड़ नगर का भ्रमण किया था पहले मुश्किल की, तो वहाँ पर मैंने अपील की थी कि डोनेट ए कैमरा कैंपेन, कि जो जिनकी दुकानें रोड पे हैं, मेन रोड पर हैं, जिनकी घर मेन रोड पर है, तो वे कैमरा रोड फेसिंग कैमरा लगाएं, जिससे सामने से कोई निकल रहा है तो एक तो कैमरे का असर ये भी होता है, आदमी को डर होता है कोई मुझे देख रहा है, वो घटना नहीं, उसका अपने आप कोई घटना होने से बच जाए। तो इस पर भी काम चल रहा है। तो मेरी रहेगा प्रयास ये रहेगा कि इस मंथ के एंड तक अच्छे से हमारा CCTV कैमरा कवरेज हो जाए पूरे शहर में, और हमारे पूरे बॉर्डर्स सील हो जाए, जनसुनवाई हमारी इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, एक आपके ज्वाइन करने के बाद हापुड़ में, टू बी वेरी फ्रैंक, एक हटके एक सवाल है कि एक खबर चली कि बहुत जल्दी जनपद में कप्तान ट्रांसफ़र हुए, उसके पीछे कुछ चाटुकारिता या कुछ विपक्ष या पक्ष के नेता सराउंडिंग कर लेते हैं, इसको लेकर आपने कैसा अनुभव किया? 4-5 दिन आपको लगभग कुछ अल्पकाल हुआ है कि इस टाइप का कुछ आपको देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे इस तरह का कोई मैसेज मिला नहीं। हमारे बैच को एक साथ हमारे बैच की पोस्टिंग हुई, हम 16 लोग, 12 या 13 लोगों की हमारी पोस्टिंग हुई, हम सब लोग जनपद में गए, तो मुझे नहीं लगता कोई और ऐसी बात रही होगी। थोड़ा सा वैवाहिक पृष्ठभूमि को लेकर अगर बात करें तो आपका क्या वैवाहिक जीवन रहा, और कब शादी वगैरह हुई, उसके बारे में बात करें। पिताजी की मृत्यु हमारी 2008 में हो गई, तो उसके तुरंत बाद मेरी शादी हो गई, और शादी लोकली हुई, जालौन में एक गाँव है, वहाँ मेरी शादी हुई है, और गृहिणी है मेरी भाई, हाउस वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे। एक बच्चा जो सबसे छोटा बच्चा है वो मेरा ट्रांसफ़र हुआ था अलीगढ़ से, तो उसी दिन पैदा हुआ था, तो मैं देख भी नहीं पाया था, बहुत टफ टाइम था वो। पहला बच्चा मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छा, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो कुछ आपके फेस स्ट्रक्चर को लेकर कहते हैं, कुछ फेस लुक किसी क्रिकेटर से मिलता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कभी ऐसे कमेंट्स या कुछ आए हैं? बहुत कमेंट्स। जब मैं कॉलेज में था तो कई लोग कमेंट्स करते थे, इनफैक्ट मेरा नाम ही क्रिकेटर के नाम पे उन्होंने दिया था। गांगुली की शायद बात करें। डेफिनेटली, मैंने भी क्योंकि सोशल मीडिया देखा तो वहाँ आपने भी लाइक किया हुआ, उसके कुछ पोस्ट भी डाले हुए हैं। मैं गांगुली मेरे बहुत बड़े फेवरेट रहे थे, बहुत अच्छे से मैं फॉलो करता था, और कॉलेज में अच्छी बहस हो जाती थी उस टाइम गांगुली चरम पे थे अपने, तो कई लोग तेंदुलकर के फैन हुआ करते थे, मैं तेंदुलकर का भी फैन हूँ, लेकिन गांगुली लेफ्ट हैंडर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था जब वो बैटिंग करता था।
अच्छा, जो आपने IPS एग्ज़ाम निकाला है, यूथ की हमारी हमेशा ये जानकारी लेने की इच्छा रहती है कि क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ टफनेस क्या आती है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ को? इसके थोड़ा सा उसमें संदेश यही है कि हमें एक एग्ज़ाम ऐसा है जो ओवरऑल पर्सनालिटी को टेस्ट करता है। वो तो आपके नॉलेज बेस को टेस्ट करता है। आप 3 फेज का एग्ज़ाम है, ये प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसका इंटरव्यू होता है। तो ऐसी कोई चीज़ बचती नहीं जिसको आपको ये एग्ज़ाम टेस्ट नहीं करता हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हमेशा गोल ओरिएंटेड रहें। हमेशा जो आपका गोल है, जो सिलेबस से डिफाइंड है, उसमें फोकस रहें, कहीं आप डाइवर्ट ना हो। क्योंकि पढ़ने को बहुत सारा मटेरियल पड़ा, जब से इंटरनेट आया तब से फालतू की चीज़ें भी इंटरनेट में बहुत सारी पड़ी हुई हैं। हमको फोकस स्टडी करनी, हमको वो स्टडी करनी है जो एकदम रिलायबल हो और उसमें कोई गार्बेज ना हो, क्योंकि कई लोग इस तरह की चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। तो फोकस्ड होकर टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो और पर्सनैलिटी, क्योंकि जो पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती है, तो पर्सनैलिटी ओवरऑल ग्रोथ होती है, वो आपकी जॉब में भी काम आती है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आप IPS या IAS बन जाते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू रखनी है वो सारी चीज़ें। जो आपने फोकस एग्ज़ाम के दौरान देखा ही, वही फोकस जॉब में, वही डेडिकेशन जॉब में, वही वो पब्लिक सर्विस के प्रति कमिटमेंट है पब्लिक के प्रति, वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। तो केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो थ्रू आउट करियर होना चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, जनपद में आला अधिकारी की पोस्ट लेने के बाद कई बार सराउंडिंग रहती है मीडिया की, तो मीडिया को किस तरीके से आप लेकर चलते हैं, इसके बारे में? मीडिया, मैं तो एकदम इसको एक अभिन्न अंग मानता हूँ पब्लिक सर्विस में। और मीडिया, गाज़ियाबाद में मैं रहा हूँ 21 महीने, गाज़ियाबाद की मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बड़ी भी, क्योंकि NCR का पार्ट है, बड़ा शहर। मैंने हमेशा मीडिया को एक ऐसे इंडिपेंडेंट सोर्स समझा है कि अगर पुलिस कुछ गड़बड़ भी कर रही है तो मीडिया से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मीडिया के अब तो सोशल मीडिया पे भी मीडिया बहुत एक्टिव है, कभी ट्विटर पे बोल देते हैं, कभी व्हाट्सएप पे बोल देते हैं, कभी कॉल भी कर देते हैं। तो उससे एक तरह से जो चेक एंड बैलेंसिंग लगे रहते हैं, क्योंकि पुलिस पे नियंत्रण भी ज़रूरी है, तो उसमें काफ़ी मदद मिलती है और मीडिया को एकदम एक सहयोगी के तौर पर मानता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इसमें कभी क्या हो जाता है कि किसी घटना को सनसनीखेज घटना बना दी जाती है, उससे पब्लिक भी सफ़र करती है, उससे पुलिस भी सफ़र करती है, क्योंकि पब्लिक को फिर न्याय नहीं बन पाता, पुलिस प्रेशर में आके काम करती है। और कई बार ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि हीट को कम करने के लिए किसी निर्दोष को पुलिस पकड़ के जेल में देती है। तो मेरा हमेशा अपील रहती है कि हम लोग दोनों मिल के एक पब्लिक सर्विस के लिए काम करें, साथ मिल के क्राइम का खात्मा करें, एक दूसरे के विरुद्ध ना जाएं। हमेशा अपील रहती है, हमेशा ये प्रयास भी रहता है अपनी तरफ से कि दोनों साथ मिल के क्राइम के विरुद्ध कार्य करें। अच्छा, कोरोना काल में ये आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोरोना के बारे में आप थोड़ा सा क्या पब्लिक को संदेश देना चाहेंगे, हापुड़ की जनता? कोरोना में गाज़ियाबाद ने बहुत अच्छा कार्य किया था, जो 20-22 मार्च से। उसके बाद जो मजदूरों का आवागमन हुआ, हम लोगों ने करीब, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, स्पेशली देहात उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। हम लोगों ने मिनिमम 10 लाख से ऊपर, 10 से ऊपर ही हुआ, 10 लाख से ऊपर लोग हम लोगों ने मजदूरों को भेजा है उनके गंतव्य स्थलों पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश से कई मजदूर थे, बुंदेलखंड से थे, बिहार से थे, झारखंड से थे, MP से थे। तो वो लोग सुरक्षित चले गए हैं और गाज़ियाबाद की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ इस मामले में। उन्होंने इतना 10 से 15 लोगों को निरंतर उन्होंने खाना, 10 से 15 लाख लोगों को खाना खिलाया। कभी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खाना वेस्ट हुआ लेकिन कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं हुई गाज़ियाबाद में, इवन इन हापुड़, क्योंकि गाज़ियाबाद से जो अमरोहा की तरफ जा रहा है, मुरादाबाद की तरफ जा रहा है, वो अमरोहा होके जाते थे, हापुड़ होके जाते थे। तो कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। पूरा प्रयास ये रहा, हम लोगों ने काफ़ी जागरूकता फैलाई कि मास्क हमेशा पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुझे भी एक्चुअली कोरोना हो गया था। मुझे कोरोना हो गया था 14-15 सितंबर को हो गया था। मैं करीब 2-2.5 हफ्ते क्वारंटीन रहा हूँ। तो होम क्वारंटाइन रहे? हाँ, होम क्वारंटीन। तो सबसे हमेशा पब्लिक से अपील रहेगी, जब तक सबका वैक्सीनेशन ना हो तब तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगा के रखें और अनावश्यक बाहर ना निकलें, भीड़ न जुटाएं। अगर कोई फंक्शन भी हो रहा है तो उसमें जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करें। जो निर्धारित संख्या, उस संख्या से ज़्यादा लोगों को ना बढ़े। एक बार फिर से सर, चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया और जनता को ये संदेश दिया कैसे IPS की तैयारी करते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज सामने आती हैं और उनका किस तरीके से उनको फेस किया जाता है। यूथ के लिए एक्चुअली मीडिया के सामने रूबरू तो हमेशा आला अधिकारी होते ही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरव्यू देना, उसके पीछे केवल यही रीज़न होता है कि IAS और PCS ये 2 बड़े कैडर हैं जिनके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए जाते हैं और देश के युवा वर्ग
इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो उनके सामने उस एजुकेशन को लेकर, उस कंपटीशन को बीट करने को लेकर क्या क्या परेशानियां आती हैं और उनको कैसे फेस किया जाए, कैसे दृढ़ता से उसका सामना किया जाए और किस बिंदुओं के चलते वो इनको बीट कर सकते हैं, यही बताना हमारे चैनल का यह ध्येय रहता है। इसलिए एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत हमने आपके सामने विचारधारा रखी है। एक IPS कैडर के अधिकारी की नाम है नीरज कुमार यादव।